राधिका भाभी ने मुझे बाज़ार से 1 किलो चिकन लाने भेजा। जैसे ही मैं चिकन लेकर घर पहुंची तो भाभी ने मेरे हाथ से झूला ले लिया और उनके रूम में चली गई। मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देखती रह गई कि भाभी को क्या हुआ है। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा भैया को ऑफिस से आके। उनकी तबीयत ख़राब थी। मैं लिविंग रूम में ही बैठी थी। मैं तुरंत उठकर भैया के पास चली गई। मुझे उनकी चिंता हो रही थी, पर उन्होंने कहा वे थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने अपने रूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तब वो अंदर से बंद था। भैया को शक हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, पर रूम से भाभी का आवाज़ नहीं आया। भैया ने मुझे पूछा, भाभी कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है? मैं डरकर बोली, भाभी तो अंदर ही है, शायद नींद लग गई होगी। भैया ने फिर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, राधिका जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर भाभी ने कुछ नहीं कहा। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर के पलंग पर ले आई और कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहा, भाभी दरवाज़ा खोलिए, भैया आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास बैठ गई। वे गुस्से से लाल हो रहे थे। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी गहरी नींद में हो। निशा भी तो सोई है ना। भैया ने मना करते हुए कहा, जा तू जाके सो जा। पर मैं भैया के पास ही खड़ी रही। उतने में दरवाज़ा खुला। भाभी लंगड़ाते हुए बाहर आई। उतने में भैया गुस्से से उठे और भाभी को कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था? तुम्हें नहीं पता क्या, मैं अपनी दोनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर ऑफिस जाता हूँ। तुम तो रोज़ ही ऐसा करती होगी। तुमने मेरी बहनों को कभी अपना समझा ही नहीं। मैं खुद 17 साल से कम उम्र की नादान लड़की थी। भैया को इतने गुस्से में देख मैं डर गई। फिर भी आगे आकर मैंने कहा, भैया आप गलत सोच रहे हो। भाभी ने कभी हमें पराया नहीं समझा। वे हमारी माँ की तरह ख्याल रखती है। शायद आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसीलिए सो गई होंगी। मेरा कहा सुनकर भैया ने मेरे सर पर हाथ घुमाया और रूम में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, धन्यवाद दिशा। मैंने कहा, धन्यवाद को गोली मारिए और चलो किचन में जाके चिकन बनाते हैं। भाभी अचानक से टेंशन में आ गई। उन्होंने कहा, दिशा मैं चिकन खा गई, तुम तुम्हारे रूम में जाके आराम करो। और भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। मैं सोच में पड़ गई, भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? वे तो कच्चा चिकन लेके अपने रूम में गई थी। मैंने अपने आँखों से देखा था। मैं अपने रूम में चली गई और पढ़ाई करते करते मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मुर्गी की आवाज़ से मेरी आँख खुली। ईशा भी उठ चुकी थी। हम दोनों भाभी का काम में हाथ बटाने लगे। आज भाभी बहुत बेचैन और अपने ख्यालों में खोई लग रही थी। भैया किचन में आकर गए। वे रिलैक्स लग रहे थे। भाभी से आराम से बात कर रहे थे। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर भैया के साथ ही निकल गई। ईशा के फर्स्ट ईयर की परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी। उसकी छुट्टियां चल रही थी और मेरी थर्ड ईयर की परीक्षा को अभी 2 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस से यात्रा करती थी। मैं जैसे घर पहुंची, ऐसा लगा जैसे भाभी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। वे कहने लगे, दिशा जल्द से कपड़े बदलो और मुझे 1 किलो चिकन ला दो। और वे पैसे लेने रूम में चले गए। अब भाभी लंगड़ा नहीं रही थी। मैं तुरंत कपड़े बदलकर भाभी के कहे अनुसार बाज़ार से चिकन ले आई। मैंने भाभी से कहा, भाभी आज चिकन फ्राई बना दो। भाभी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने हाँ करते हुए सिर हिलाया और चिकन अपने कमरे में लेकर चली गई। मैं सोच में पड़ गई, कच्चा चिकन अपने कमरे में कौन ले जाता है? फिर मैं पढ़ाई करने अपने रूम में चली गई। शाम को भैया घर आए तो मेरे और ईशा के लिए खाने की चीज़ें ले आए। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आई। तब वे लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान हो गई कि कुछ समय पहले तक तो भाभी बिल्कुल ठीक थी, अब वे फिर से लंगड़ाने
क्यों लग गई? मुझे शक हुआ शायद भैया के सामने नाटक कर रही होंगी, पर जब भाभी के चेहरे को देखा तब साफ दिखाई दे रहा था वे काफ़ी तकलीफ़ में थी। मैं भाभी के पास गई और उन्हें पूछने लगी कि उनके पैर को क्या हुआ है। तब वे चुप हो गई। भैया को बेहद भूख लगी थी, इसीलिए भाभी तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैं भाभी की मदद करने लगी। मैंने कहा, भाभी चिकन का सोच सोचकर काफ़ी भूख लग रही है। भाभी ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा, दिशा आज तो भिंडी बनी है, चिकन में खा गई। मैं अचंभित होकर भाभी को देखने लगी और सब छोड़कर अपने रूम में चली गई। मैं अपने ख्यालों में ही थी, पर ईशा को देखकर मैं चौंक गई। वो अपने फर्स्ट ईयर की किताब लेकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा, जब पढ़ना था तब तो पढ़ाई की नहीं, अब क्या फ़ायदा ये पढ़ने का। ऐसा कहकर मैंने उसकी किताब खींचना चाहा, तब उसने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से कहने लगी, मेरी जान छोड़ दो, हमेशा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी हो, 30 साल नहीं, जो हमेशा मेरे फटे में टांग अड़ाती हो। मुझे ईशा से ऐसे बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। भैया मुझे पढ़ाई और कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे, पर मेरा पूरा ध्यान भाभी की तरफ था। वे बेहद कोशिश कर रही थी कि वे भैया के सामने लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे देखा और पूछने लगे, किस ख्यालों में खोई हो दिशा? मैंने बिना कुछ सोचे ईशा का मेरी तरफ के बर्ताव के बारे में बता दिया। भैया ने ईशा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और कहा, तुम हमेशा अपने रूम में ही क्यों बैठी होती हो? बाहर हमारे साथ आकर बैठा करो। ईशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, पापा तो मर गए और मुझे यहाँ हर वक्त डांट खाने छोड़ गए। भैया रूम में ना बैठो कहते हैं, भाभी काम में मदद करो कहती है, और मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही है। भैया ईशा का ऐसा बर्ताव देख हैरान हो गए और उसे गले लगाकर प्यार करने लगे और कहा, मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना, बल्कि अपनी बेटी ही समझा है। फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ईशा सिर्फ रो रही थी। हम सब उसकी चिंता कर रहे थे। फिर ईशा ने आंसू पोंछे और हमसे माफ़ी मांगने लगी। भैया ने भाभी को बुलाया और पूछा, ईशा आजकल घर ही होती है, फिर इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? कुछ हुआ है क्या? भाभी का चेहरा फीका पड़ गया। वे काफ़ी डरी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, ईशा अक्सर अपने कमरे में ही होती है, तो एक आध बार मैंने उसे घर के काम की मदद करने के लिए कहा, शायद इसीलिए उसे मेरा बुरा लगा हो। भैया अपनी ही सोच में पड़ गए, पर मुझे लग रहा था शायद भाभी हमसे कुछ छुपा रही है। दूसरे दिन भैया हमारे रूम में टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवी लाए और ढेर सारी किताबें और नॉवेल लेकर आए और ईशा से कहने लगे, अब तुम्हें बोर नहीं होगा। और लूडो गेम भाभी को देकर कहा, तुम और दिशा ये खेला करो। मैं देर रात पढ़ाई कर रही थी। तब मैंने भाभी को रूम से बाहर आते देखा। वे दबे पाँव छत पर जा रही थी। ना जाने वे इतनी रात को छत पर क्यों जा रही थी। मुझे चिंता होने लगी। लगभग 1 घंटे बाद भाभी छत से नीचे आई और अपने रूम में चली गई। आखिर ये सब क्या था? मैं ये सोच के पड़ गई। दूसरे दिन फिर से जब मैं कॉलेज से घर आई तो भाभी ने मुझे पैसे दे के कहा, 1 किलो चिकन लेके आना। मैं कपड़े बदलने रूम में गई तो ईशा फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की किताब पढ़ रही थी। मुझे देखते ही वो चौंक गई और किताब लेकर रूम से बाहर चली गई। मैंने सोचा भाभी को पहले चिकन ला देती हूँ, फिर ईशा को देखती हूँ। मैं चिकन लेकर आई तो फिर से भाभी चिकन लेकर अपने रूम में चली गई और रूम अंदर से बंद कर दिया। मैं ईशा के पास उसकी खबर लेने गई तो ईशा ने मुझसे कहा, तुम रोज़ रोज़ भाभी को चिकन मत ला के दो। मैं हैरान हो गई, ये ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? ईशा दौड़कर मेरे पास आई और ऐसा कुछ मेरे कानों में कहा जिसे सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। मैं ईशा की बात अनसुनी नहीं कर सकती क्योंकि वो हर वक्त घर ही होती है। उसे भाभी के हर काम के बारे में पता होगा। मैंने ईशा को कसम देते हुए कहा कि वो ये किसी से ना कहे। मैं खुद इस बारे में जांच पड़ताल करूँगी। मैं पढ़ाई कर रही थी और ईशा छत पर चली गई।
मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। मैं ईशा और भाभी की चिंता करने लगी। ये दोनों बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। इतने में भाभी रूम से लंगड़ाते हुए बाहर आई। मैंने भाभी से पूछा, चिकन कहाँ है? भाभी ने कहा, चिकन तो मैं खा गई। मैं चुप रह गई और भाभी के घर के सारे काम कर रही थी। इतने में भाभी ने मुझे पूछा, ईशा कहाँ है? मैंने कहा, छत पर। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया और लंगड़ाते हुए छत पर चली गई। मैंने अपनी किताब उठाई और सोचा, ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगे। काफ़ी देर हो गई, वे लोग नीचे नहीं आए तो मैं भी उनके पीछे छत पर चली गई। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो भाभी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वे अजीब तरह से ईशा को चिल्ला रही थी और ईशा फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दिल मेरी बहन के लिए टूट रहा था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी डरकर ईशा को गले लगाने लगी और कहा, चलो लूडो नहीं खेलना क्या? ईशा भी आंसू पोंछकर ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही थी। मैं चौंक गई और ईशा को हाथ पकड़कर खींचकर रूम में ले आई और पूछा, भाभी उससे ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? ईशा घबराते हुए कहने लगी, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेंगी? वे तो हमसे कितना प्यार करते हैं। मैंने ईशा को कहा, ईशा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उस दिन तुमने जो बात मुझे बताई वो सिर्फ तुम्हारे मान्यता पर आधारित है, पर मैं चाहती हूँ तुम मुझे सबूत ला कर दो। जब मैं भाभी को चिकन ला कर दूँ तुम उनके रूम में छुप कर देखो वे चिकन कैसे खाते हैं। ईशा ने खुश होकर हामी भरी। दूसरे दिन मैं पूरा प्लान सोच कर आई। भाभी ने जैसे ही मुझे चिकन लाने कहा, मैं कपड़े बदलने रूम में गई और ईशा को समझाया, जैसे ही मैं भाभी को चिकन देने आवाज़ लगाऊंगी तुम तुरंत भाभी के रूम में छुप जाना। ईशा ने वैसे ही किया। मैं रूम के बाहर बेचैनी से चक्कर काटने लगी। तभी भाभी लंगड़ाते हुए बाहर आई। वे किचन में गई तब ईशा भी बाहर आई। मैं उसे लंगड़ाते देख चौंक गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पूछा कि क्या हुआ अंदर? तब ईशा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, भाभी हमसे छुपकर घर से बाहर जाती है। वो खिड़की छोटी होने के कारण उनके पैर में चोट लग जाती है। मैंने उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की पर चोट लगने के कारण मैं वापस आ गई। मैंने ईशा को भैया को कुछ भी बताने से मना किया और अब मैं अपने ख्यालों में खो गई कि भाभी हमसे इतना अच्छा बर्ताव करते हैं पर भैया के साथ गलत कर रहे हैं। इन्हीं ख्यालों में मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। तभी भैया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठ गई। मैं दौड़कर बाहर आई तब ईशा, भाभी और भैया वहाँ खड़े थे। मुझे लगा ईशा ने भैया को सब बता दिया, इसीलिए भैया भाभी को चिल्ला रहे थे। मुझे देख भैया कहने लगे, दिशा मैं तुम्हें होशियार समझता था पर तुम भी ईशा का ध्यान नहीं रख पाई। मैंने पूछा, भैया आखिर हुआ क्या है? भैया ने कहा, तुम ईशा से पूछकर मुझे बताओ छत पर इसे कौन मिलने आया था। मैंने नहीं नहीं करते हुए सिर हिलाया। मैंने कहा, अपनी ईशा ऐसी नहीं है, आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है। भाभी भी भैया को कहने लगी, आप बिना कोई सबूत इतना गुस्सा मत करो, वो छोटी बच्ची है, सुधर जाएगी। भैया भाभी के हुए कहते, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही कहा था, ये मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियों समान हैं, तुमने इन्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। मैंने ईशा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर रूम में ले गई। मैंने उसे पूछा, ईशा मुझे सच सच बताओ आखिर बात क्या है? उस पर वो रोते रोते कहने लगी, भाभी चाहती है हम दोनों घर छोड़कर चली जाएं, इसीलिए वे ये सब कर रही है कि भैया हमें भैया की नज़रों से गिराना चाहती है। इस बात से मेरा दिल बैठ गया। मैंने ईशा से कहा, कोई बात नहीं, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें जा गिरेंगे। दूसरे दिन भैया के साथ कॉलेज जाते वक्त भैया बेहद नाराज़ थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैंने भैया से कहा, आप आधे दिन की छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज लेने आना, मुझे आपको एक सच दिखाना है। भैया बिना कुछ बोले चले गए पर वक्त पर मुझे लेने कॉलेज आ गए। मैंने उनसे कहा, आप घर से थोड़ी दूर ही खड़े रहे, हम जैसे ही इशारा करें आप घर आ जाना। मैं घर पहुंची तब भाभी ने मुझे चिकन की ऑर्डर दे दी।
मैं जैसे ही चिकन लाने निकली, भैया सामने आकर पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आज आप शांति से सब देखिए, सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। मैंने जैसे ही चिकन भाभी को दिया, वह अपने रूम में चली गई। मुझे इस पल का ही इंतज़ार था। मैंने भैया को बुलाया और आरी देते हुए उन्हें कहा, आप आपके रूम का दरवाज़ा खोलिए। जैसे ही भैया ने रूम का दरवाज़ा खोला, भाभी अंदर नहीं थी। भैया ने खिड़की से झांका, तब भाभी वहाँ से तेज़ी से चलती नज़र आ रही थी। भैया और हम दोनों भी खिड़की से बेहद मुश्किल से बाहर निकलकर भाभी का पीछा करने लगे। हम एक सुनसान जगह आ पहुँचे। वहाँ एक बाबा का घर था, जहाँ लोग ताबीज़ बनाने आते थे। भाभी ने गड़बड़ी में पीछे देखा, तब हम तीनों को देखकर वे चकरा गई। भैया भाभी को हाथ खींचते हुए घर ले आए और गुस्से से कहा, राधिका, अब सब सच बता दो, झूठ बोलने का अब कोई फ़ायदा नहीं। भाभी उस पर कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, ये दोनों मुझे मेरी बेटियों समान हैं, पर इनकी वजह से आप मुझ पर शक कर रहे थे। मैं इनका ध्यान नहीं रखती। आप हर वक्त इनकी वजह से मुझे डांटते रहते। एक पल मुझे लगा आप मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगा शायद आपको कोई और पसंद है। इस बारे में जब मैंने अपनी बहन को बताया, तब उन्होंने मुझे इस बाबा के बारे में बताया। इनका तोड़का काफ़ी प्रभावशाली है, इससे पति अपने वश में आ जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे छिपाकर बाबा के पास जाने लगी। बाबा ने कहा, पूरे 30 दिन 1 किलो चिकन पर मंत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसे नदी किनारे छोड़ देना है। मुझे ये करते हुए 27 दिन हो गए। इसी चलते मैं ईशा पर ध्यान नहीं रख पाई और ईशा अपने एरिया के सुरेश नाम के फालतू लड़के से प्यार करने लगी। ये दोनों चिट्ठियाँ भेजने लगे। मुझे शक हुआ, तब मैं आधी रात छत पर गई। वहाँ मुझे एक चिट्ठी मिली जहाँ ईशा का नाम लिखा हुआ था। मैंने ईशा को चिट्ठी दिखाकर कहा, मैं भैया को सब सच बता दूँगी। इस वजह से ईशा मुझे अपना दुश्मन मानने लगी। मैंने सोचा 30 दिन का जाप ख़त्म कर मैं ईशा से बेहद सख्ताई बरतूँगी, पर इसके पहले ही आप सबको मेरा सच पता चल गया। भैया ने ईशा के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ईशा, सुरेश अगर अच्छा लड़का होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी शादी उससे करा देता, पर वह अच्छा लड़का नहीं है। एरिया की हर लड़की पर उसकी गंदी नज़र है। ईशा रोने लगी और कहा, भैया, घर में मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं गलत रास्ते पर चली गई। मुझे सुरेश से कोई प्यार नहीं है। भैया मुस्कुराए, जैसे उनके सिर से बड़ा भार हल्का हो गया। भैया ने भाभी को भी माफ़ कर दिया। भाभी हमारे गले लग रोने लगी और हमारे घर की खुशियाँ फिर लौट आई।